Hello students, welcome to our current affair class. In today's session, we will discuss some important current affairs of 10th of September 2024. So आज की क्लास में हम 10 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए आजकल के एग्जाम्स में क्या है, सबसे ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम कोई भी वन डे एग्जाम्स ले लें तो करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम्स में जीएस के सेक्शंस को कवर करने के लिए। सो स्टार्ट करेंगे हम आज। आज के सेशन में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है। क्लियर? सो दिस इज आवर टॉपिक्स। ये आज के हमारे टॉपिक्स होंगे, ये आज की हमारी न्यूज होंगी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अगर कहीं पर कोई किसी कंट्री ने कोई मुद्रा चेंज की है, कोई करेंसी चेंज हुई है, तो वो हम इंटरनेशनल न्यूज में डिस्कस करेंगे। किसी दो कंट्रीज के बीच में कोई एमओयू साइन हुआ है, कोई फ्रेंडली एक्सरसाइज हुई है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज में हम वो कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कोई रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट है किसी भी कंट्री से। सो इंटरनेशनल न्यूज में हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रॉपर कवर करेंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देन वी विल डिस्कस सम नेशनल न्यूज। उसके बाद हम कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे। राष्ट्रीय समाचार में हम डिस्कस करेंगे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मीटिंग कंडक्ट की है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई भी बेसिकली रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो हम नेशनल न्यूज में कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट स्टेट न्यूज। राज्य से रिलेटेड यानी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कीम स्टार्ट की गई है, कोई एमओयू साइन किया गया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया हो, कोई मीटिंग कंडक्ट हुई है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, कहीं पर इलेक्शंस हुए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज जो बनती हैं वो हम कवर करेंगे। देन इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज, बैंक और वित्त समाचार हम डिस्कस करेंगे। देन डिफेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, एग्जाम ने डायरेक्ट पूछ लेता है डिफेंस से रिलेटेड, तो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन सकती हैं आज की हम वो कवर करेंगे। सम इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार हम कवर करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स तो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा आप सबको पता है पैरा ओलंपिक अभी बेसिकली खत्म हुए हैं, तो ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज बन रही है, कोई भी ग्रैंड प्रिक्स है उससे रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं वो हम खेल समाचार में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिनों की खबरों हम कवर करेंगे। उसके बाद अभी रिसेंटली किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी ने रेजिग्नेशन दिया है, तो उससे रिलेटेड हम न्यूज देखेंगे। देन लास्ट हम रैंक एंड रिपोर्ट्स। रैंक एंड रिपोर्ट्स में हम कवर करेंगे कि किसी लाइक सपोज नीति आयोग ने कोई रैंक जारी की है, या फिर कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोई रैंक एंड रिपोर्ट जारी की है, तो उससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। और लास्ट में हम कवर करेंगे कंप्लीट समरी कि आज के सेशन में हमने कौन कौन सी न्यूज या क्या क्या इंपॉर्टेंट कवर किया है। क्लियर? तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज। सो बेसिकली नई इंटरनेशनल न्यूज निकल के आई है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप सबको पता है ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और कुछ अभी लेटेस्ट कंट्री भी, अरब कंट्रीज ने भी अभी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। तो एट प्रेजेंट ब्रिक्स के 10 मेंबर्स हो गए हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज है, तो एक बार देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है। तो रिसेंटली अल्जीरिया ज्वाइन न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अल्जीरिया जो कंट्री है वो अभी किसका मेंबर बन गई है, या अल्जीरिया ने अभी किसको ज्वाइन कर लिया है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है, और ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। तो ये हुआ कैसे, कब हुआ या किस जगह पर हुआ?
तो अभी जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी 9वीं मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। केप टाउन वही जगह है जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था, जिसको डिस्कवर किया गया था बाय बी डियाज पोर्तुगीज, क्योंकि पोर्तुगीज पहले भारत आने से पहले कहाँ पहुंचे थे, साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। तो साउथ अफ्रीका में अभी 9वीं बैठक कंडक्ट की गई है एनडीबी की, और वहीं पर डिसीजन लिया गया कि अब अल्जीरिया क्या बन जाएगा, एनडीबी का नया सदस्य बन जाएगा। तो पहले नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल 9 मेंबर्स हुआ करते थे। अभी टोटल जैसे ही अल्जीरिया ने एनडीबी को ज्वाइन किया है तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, तो टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं। तो अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बनाने की अनुमति दी गई है। जो दक्षिण अफ्रीका में जब एनडीबी की 9वीं बैठक हुई थी तो उस दौरान ये अनाउंसमेंट किया गया। अब अल्जीरिया के शामिल होने के साथ एनडीबी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो एक पॉइंट और यहां से निकल के आया कि एनडीबी में टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं, 10, जिससे यह मिस्र और यूएई के बाद शामिल होने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। तो अगर हम बात करें एनडीबी में कितने अरब कंट्रीज हैं, तो टोटल 3 अरब कंट्रीज हो गए। इससे पहले मिस्र यानी इजिप्ट ज्वाइन कर चुका है, उससे पहले यूएई ज्वाइन कर चुका है, और आज जैसे ही अल्जीरिया ने ज्वाइन किया तो ये तीसरी अरब कंट्री बन गई है, और वैसे 10वीं मेंबर बन गई है एनडीबी की। एनडीबी का पर्पस क्या है, व्हाट इज एनडीबी? एनडीबी का पर्पस है वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है और इमरजेंसी मार्केट है उसको बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, एनडीबी का उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन को जुटाना है। क्लियर? तो अभी हमें पता चला ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट की 9वीं बैठक कहां पर कंडक्ट की गई है, साउथ अफ्रीका में। अगली जो 10वीं बैठक होगी वो कहां पर कंडक्ट की जाएगी, 2025 में ब्राजील में। आप सीरीज से भी याद रख सकते हो। तो ऐसी ही मीटिंग्स चलती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद अब नेक्स्ट मीटिंग कहां पर कंडक्ट की जाएगी, ब्राजील में कंडक्ट की जाएगी। तो इस न्यूज से एक न्यूज नहीं बनी है, 3 से 4 न्यूज बनी है। एक तो हमें ये पता चल गया कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की बैठक कहां पे हुई है, एक नेक्स्ट कहां पे होने वाली है, एनडीबी के कुल कितने मेंबर्स बन गए हैं और लेटेस्टली किसने ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ अरब से कितनी कंट्रीज हैं, अरब से अब 3 कंट्रीज हो गई हैं। डन। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो अ इंटरनेशनल न्यूज। तो ये भी एक इंटरनेशनल न्यूज है। मीगा एंड आईएसए टू सेट अप मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड टू सपोर्ट सोलर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको मीगा पता होना चाहिए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटीड एजेंसी। तो मीगा कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक का ये चौथा मेंबर है। थोड़ा सा हम पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में समझते हैं। देखो क्या है, जब वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1944 में, तो वर्ल्ड बैंक का सिर्फ एक ही मेंबर कंट्री थी जिसका नाम था आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के 5 बेसिकली ऑर्गन्स है, या वी कैन से कि 5 डिपार्टमेंट्स है, जिसमें मीगा वन ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो वर्ल्ड बैंक के 5 डिपार्टमेंट में से आईबीआरडी, आईएसए, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। तो आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, तो ये 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से अभी किसकी बात हो रही है, मीगा की, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसी। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक समूह का एक सदस्य है, और उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो इन दोनों ने अभी क्या किया है, सोलर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो वर्ल्ड में जो सोलर है, सोलर अलायंसेज हैं, तो उसके लिए एक बहुदानदाता ट्रस्ट फंड एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें ये बेसिकली क्या करेंगे, फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जो पिछड़ी हुई कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज हैं, वहां पर सोलर अलायंस को बढ़ाने के लिए सहायता मिल सके उन कंट्रीज को। तो उसके लिए एक फंड बेसिकली एस्टेब्लिश करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा समर्पित यह सुविधा उप सहारा अफ्रीका से शुरू होकर वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। तो कहां से स्टार्ट होगी, उप सहारा अफ्रीका से स्टार्ट होगी, और उसके साथ ये वर्ल्ड वाइड क्या काम करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगी। यह परियोजना की बैंक योग्यता में सुधार करने और मीगा गारंटी की लागत को कम करने के लिए रियायती वित्त पोषण उपकरण भी प्रदान करेगी।
उसके साथ साथ आईएसए ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक सौर परियोजना का समर्थन करने वाली इस सुविधा के लिए 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखते हुए 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की प्रारंभिक निधि देने का वचन दिया है। तो उसके साथ साथ क्या है, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी क्या लगाना है, एक सोलर पैनल लगाना है, जिसके लिए कम से कम कितने 10 मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इस फंड के तहत कितने रुपए जुटाए हैं, 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाए हैं। क्लियर? तो न्यूज कंप्लीटली समझ आई। मीगा और आईएसए ने मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड एस्टेब्लिश किया है ताकि वर्ल्ड वाइड वो सोलर पैनल को बढ़ा सके। ओके, तो हमने इंटरनेशनल न्यूज देखी। अब हमारी नेक्स्ट नेशनल न्यूज। MOPR विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय और यूनिसेफ साइंड LOI विच इज लेटर ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथ सिस्टम फॉर सोशल चेंज। सो बेसिकली क्या है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणाली है उसको और मजबूत करने के लिए हमारी पंचायती राज मिनिस्ट्री और उसके साथ साथ यूनेस्को की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, इन दोनों ने क्या साइन किया है, एक MOU साइन किया है। इस MOU का पर्पस क्या होगा? अब दो ऑर्गेनाइजेशन MOU साइन कर रही है तो कुछ ना कुछ तो उसका पर्पस होगा। इसका मेजरली पर्पस क्या है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है मिनिस्ट्री के अंदर, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन के अंदर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, रूरल कम्युनिटीज के अंदर, जो ग्रामीण समुदाय हैं उसके अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको और ज्यादा इफेक्टिव करना है, स्टेब्लिश करना है। क्लियर? ये जो इनिशिएटिव है ये ग्रामीण नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को सेवा वितरण में सुधार करेगी, जिससे स्थानीयकरण, सतत विकास लक्ष्य जो हमारे लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में हेल्प होगी। उसके साथ साथ ये ग्रामीण समुदायों को सूचित निर्णय लेने, सेवा वितरण में सुधार करने और शासन की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाएगा, जिससे एक अधिक समावेशी और जुड़ा हुआ ग्रामीण भारत बनेगा। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। इंडिया सिटीज रिकॉग्नाइज फॉर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो बेसिकली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के थ्रू अभी क्या कराया गया है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया गया है जिसे नेशनल क्लीन एयर सिटी कहा गया है। तो इसके थ्रू क्या किया गया है, जो भारत की सिटीज हैं, किस सिटीज में कितना कम प्रदूषण है उसके बेसिस पे उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार प्रस्तुत किए हैं। यह कार्यक्रम जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का हिस्सा भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, विभिन्न भारतीय शहरों को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उनकी उल्लेखनीय प्रगति के लिए मान्यता दी गई है। इस मान्यता से वायु प्रदूषण से लड़ने और महत्वपूर्ण प्रयासों को उजागर करने का भी लक्ष्य रखा गया है। क्लियर? सो भारत की स्वच्छ वायु गुणवत्ता सुधार के लिए मान्यता प्राप्त स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। अब कहां से है? राज्य से है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। सो बेसिकली जल संचय जल भागीदारी का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाना है, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सही करना है ताकि ग्राउंड वाटर लेवल को और क्या किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। इसके लिए हमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पर भी काम करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना, जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की। और कहां से शुरुआत की है इसकी? गुजरात से। तो 2024 में 6 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत, गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल को 27 करोड़ रुपए के बजट के साथ वर्चुअली लॉन्च किया है। कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच एक सहयोग, जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है। इस समय गुजरात भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचय संरचना का निर्माण शामिल है, जिसका उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना और जल अवशोषण को बढ़ावा देना है। यह पहल नेशनल वाटर मिशन के तहत बेसिकली स्टार्ट की गई है, उससे मेल खाती है और जल सक्षम खेती तकनीक और उद्योगों से CSR प्रयासों को भी बढ़ावा देती है। क्लियर? तो जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से शुरुआत की है। नेक्स्ट इज ऑल्सो बेसिकली स्टेट न्यूज। इसे हम नेशनल न्यूज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
सो अभी भारत में इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल इनिशिएट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव स्टार्ट किया गया है और ये वर्चुअली स्टार्ट किया गया है 5 से 6 सितंबर। और इसको किसने इनॉग्रेट किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। इसका पर्पस क्या होगा? बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो सोलर अलायंस है उसको क्या नाम है, डेवलप करना, अफोर्डेबल रेट में रिलायबल और सस्टेनेबल सोलर एनर्जी बन सके वैश्विक स्तर पर। क्लियर? सो 2024 में 5 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पहले सोलर सौर महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ी है। याद रखना इंपॉर्टेंट डेटा है। और 2030 तक भारत ने कितना टारगेट रखा है? 50 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा आयोजित इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का मेजर उद्देश्य क्या है कि जो बेसिकली ऊर्जा है वो वैश्विक स्तर पर सस्ती हो, विश्वसनीय हो और सतत सौर ऊर्जा का विकास हो। यह उत्सव युवाओं, समुदायों, महिलाओं और निजी क्षेत्र की भूमिका पर केंद्रित है। वैश्विक सहयोग में बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए भी यह पर्याप्त है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में बेसिकली गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में वर्ल्ड का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने किया है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो आपको पता है हमारी इकोसिस्टम के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो वल्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। अब वल्चर्स की लगातार संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो वल्चर्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए इनको प्रिजर्व करने के लिए यूपी के गोरखपुर वन विभाग के कैंपियरगढ़ रेंज के भैरीवेस में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, और जिसका इनॉग्रेशन किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्लियर? तो सीधी सी न्यूज है, वर्ल्ड फर्स्ट किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेट इन यूपी। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। डीआईसीजीसी डिजिटल इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ने दावा सूचक एक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है फॉर डिपॉजिटर टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर क्लेम। सो जो डिपॉजिटर्स है, जो जमा करता है, वो अपने क्लेम का स्टेटस देख सकें, उसके लिए डीआईसीजीसी ने क्या लॉन्च किया है? दावा सूचक। तो पहले डीआईसीजीसी का समझ लो, डिजिटल इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डीआईसीजीसी ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है। अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है तो ये बेसिकली इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है। मींस लेट्स सपोज करो कोई बैंक है, अगर वो बैंक करप्ट हो गया और पब्लिक का डिपॉजिट है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने डीआईसीजीसी की फैसिलिटी ली हुई है तो बैंकों के बिहाफ पे डीआईसीजीसी आपको फंड प्रोवाइड करेगी। तो आप अपना क्लेम चेक कर सकें, उसके लिए दावा सूचक एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? डीआईसीजीसी ने लॉन्च की है। क्लियर? तो डीआईसीजीसी के चेयरमैन है माइकल देव पात्रा। तो माइकल देव पात्रा जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी है और डीआईसीजीसी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। दावा सूचक जमाकर्ताओं को 1 अप्रैल 2024 के बाद सभी समावेशी निर्देशक ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन के तहत रखे गए बैंकों के दावों की स्थिति की जांच करने के लिए सक्षम बनाता है। बीमा सीमा फरवरी 2020 में प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक बढ़ गई थी, जिसमें वर्तमान में 97.8% जमा खाता पूरी तरह से बीमित है। क्लियर? तो जो इंश्योरेंस लिमिटेड थी वो 5 लाख बढ़ा दी गई थी पर डिपॉजिटर इन फरवरी 2020। और जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें से 97.8% अकाउंट्स डीआईसीजीसी के थ्रू इंश्योरेंस्ड है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। HDBFC हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड,
ये पहली एनबीएफसी बन गई है, फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है टू लॉन्च एनपीसीआई ई केवाईसी सेतु सिस्टम। सो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ई केवाईसी सेतु सिस्टम लॉन्च करने वाली पहली एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी बनी है? हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। सो पहले तो आपको एनबीएफसी का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो कंपनीज जो फाइनेंस के लिए तो काम करती हैं, बट बेसिकली वो कंपनीज जनरली बैंक की तरह काम नहीं करती या वो बैंक नहीं होती प्रॉपरली। सो पहली एनबीएफसी बनी है एचडीबीएफसी, जो एनपीसीआई ई केवाईसी सेतु सिस्टम लॉन्च कर रही है। यह प्रणाली एनपीसीआई और यूआईडीएआई के सहयोग से बनाई गई है, जिसका उद्देश्य खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक सुरक्षित बनाना है, जिससे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो सके। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एचडीबीएफसी ग्राहक अब दस्तावेज अपलोड किए बिना या शाखा में जाए बिना सुरक्षित ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके ऋण खाते खोल सकते हैं। यह पहले एक परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करती है और ग्राहक ऑन बोर्ड को तेज करती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। बैंकिंग और फाइनेंस से पेमेट ने एनबीबीएल के साथ साझेदारी की, बीबीपीएस बी2बी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो एनबीबीएल बेसिकली तो पेमेट ने एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, ताकि पेमेट बीबीपीएस बी2बी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा सके। यह प्लेटफॉर्म पूरे भारत में 634 लाख एमएसएमई और 16.6 लाख कॉरपोरेट संस्थाओं की सेवा करने का लक्ष्य रखता है। उसके साथ साथ वाणिज्य संचालन के बड़े पैमाने पर मानकीकरण और डिजिटलाइजकरण को भी सुविधाजनक बनाता है। उसके साथ साथ यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अंतर संचालित पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देता है, जो कॉरपोरेट, मिड मार्केट और एसएमई ग्राहकों यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्लाइंट्स को व्यापार लेन देन में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो अभी जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपने 6.78% स्टॉक्स को सेल कर दिया है। कितने रुपए में? 47,सौ करोड़ में। तो वित्त मंत्रालय ने जीआईसी री में 6.78% हिस्सेदारी को बेचा। कितने में? 4700 करोड़ में। तो वित्त मंत्रालय जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड में 6.78% हिस्सेदारी को ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य लगभग 47 करोड़ रुपए जुटाना है। प्रारंभ में सरकार 3.39 इक्विटी का विनिवेश करेगी और अतिरिक्त 3.39 ग्रीन शू विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। तो दो फेजेस में होगा, पहले 3.39 देन 3.39। सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी जीआईसी री में 85.78% है और गैर खुदरा निवेश ओएफएस मार्क के माध्यम से शेयर खरीद सकते हैं। तो जीआईसीआरई में सरकार की जो बेसिकली हिस्सेदारी है वो 85.78% है। तो अभी सरकार लगभग 6.87% बेचने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो इंडिया यूएसए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024। सो आप सबको पता है एक फॉरेन ट्रेडिंग नोड है, जो बेसिकली, या एक मैं बोलूं युद्ध अभ्यास 2024 कहां पर कंडक्ट किया जा रहा है? राजस्थान में कंडक्ट किया जा रहा है, जो इंडिया और यूएसए के बीच में एनुअल एक्सरसाइज है। सो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण 9 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्टार्ट हुआ। यह वार्षिक अभ्यास 2004 से भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से होता है। तो पिछली बार अमेरिका में हुआ था, इस बार ये कहां पे कंडक्ट किया गया है? इंडिया में। 2024 का संस्करण पिछले संस्करणों की तुलना में पैमाने और परिष्कार में उल्लेखनीय वृद्धि को भी दर्शाता है। क्लियर? तो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 युद्ध अभ्यास कहां पर कंडक्ट हुआ है? राजस्थान में। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो समृद्धि न्यूज हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी। तो अभी क्या किया है, मैत्री ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड यूथ है, उसने सेकंड कोहॉर्ट ऑफ समृद्धि लॉन्च किया है, ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको क्या किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके।
तो 2024 में 4 सितंबर को मैती के सचिव एस कृष्णन ने स्टार्टअप का शुभारंभ करने के लिए समृद्धि योजना के दूसरे समूह का शुभारंभ किया है। तवरक 2 अक्टूबर 2024 तक समृद्धि के दूसरे समूह के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य 125 स्टार्टअप्स का चयन और समर्थन करना है। समृद्धि पहल जो अगस्त 2021 में शुरू की गई थी का उद्देश्य प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को 6 से 9 महीने के त्वरित कार्यक्रम और 40 लाख रुपए तक की मिलान निधि के साथ सशक्त बनाना है। यह योजना 3 वर्षों में 300 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स का समर्थन करने का लक्ष्य रखती है, जिसे मैत्री स्टार्टअप हब और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसरो 2038 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला बेस मॉड्यूल लॉन्च करेगा। तो इसरो ने क्या किया है, इसरो को बेस 5 मॉड्यूल्स बनाने हैं, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है, जिसका टारगेट उसने 2035 तक रखा है। जिसके अंदर कितने मॉड्यूल्स बनेंगे, 5। तो इसरो ने टारगेट लिया है कि वो पहला मॉड्यूल कब तक लॉन्च करेगा, 2028 तक, जिसका वेट होगा 9186 किलोग्राम। इसमें मानव प्रवेश की क्षमता नहीं होगी और यह लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में फिट हो सकता है। उसके साथ साथ इसरो एक नई पीढ़ी का रॉकेट भी बना रही है, जिसका नाम सूर्य है, जो मॉड्यूल को उठाने में सक्षम होगा और इसकी क्षमताएं वर्तमान में सबसे भारी रॉकेट LVM MK3 से भी अधिक होंगी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है इंडिया का 2035 तक, जो 5 मॉड्यूल्स में होगा और पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा 2028 में। क्लियर? किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा इसे, सूर्य रॉकेट से। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टू एंकर एम्बिशियस AI सिटी नियर हैदराबाद। तो हैदराबाद के पास महत्वाकांक्षी SI सिटी का केंद्र बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो जो तेलंगाना सरकार है उसने क्या किया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है, जहां पर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद के पास एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो तेलंगाना की पहल है, ये नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। अभी US ओपन हुए थे, ग्रैंड स्लैम में ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हमारे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो अभी US ओपन हुए हैं, जिसमें अब हमें क्या देखना है, उसकी कंप्लीट लिस्ट देखनी है। मेजरली हमें 5 कैटेगरीज देखनी होती है। एक तो मेल सिंगल में किसने जीता है, एक फीमेल या व्यूमेन सिंगल में किसने जीता है, एक मेंस डबल में किसने जीता है, एक व्यूमेन डबल में किसने जीता और एक मिक्स डबल। तो 5 कैटेगरीज होती है और पांचों कैटेगरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेल सिंगल, फीमेल सिंगल, मेल डबल, फीमेल डबल और एक मिक्स। तो अगर हम बात करें बेसिकली मेल सिंगल की, तो जॉनिक सिल्टन ने टेलर फिट्स को हराया। तो जॉनिक सिनर ने, जो इटली से हैं, उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब आर्या सबालेंका ने जीता है, जो बेलारूस से हैं। पुरुष डबल का खिताब मैक्स पर्लेस और जॉर्ज थॉमसन, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने जीता है। और महिला युगल में ल्यूडिमिया किचेनॉक और जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। मिक्स डबल में अगर हम बात करें तो सारा ईरानी और आंद्रेया वावासोरी ने जीता है, जो कहां से है, इटली से है। तो ये 5 कैटेगरी में आपको नाम याद रखना। मेन सिंगल में जेनिक सिनर ने, इटली से। व्यूमेन सिंगल ने आर्या सबालेंका ने, जो कहां से हैं, बेलारूस से हैं। मेंस डबल में मैक्स पुर्सी एंड जॉर्डन थॉम्पसन ने जीता है और व्यूमेन डबल में किचेनॉक एंड जेलेना ने जीता है। मिक्स डबल में सारा ईरानी एंड एंड्रिया वावासुरी ने जीता है, जो कहां से है, इटली से। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो अभी आपको पता है पैरा ओलंपिक हुए हैं, जिसमें भारत ने 18th स्थान हासिल किया, 18वां स्थान हासिल किया है। तो पैरा ओलंपिक क्लोज होने वाले हैं, तो उसके लिए हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल का नाम सिलेक्ट किया गया है फ्लैग बेरर फॉर क्लोज सेरेमनी। तो जो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल हैं, वो पैरा ओलंपिक समापन समारोह के ध्वजवाहक नामांकित किए गए हैं। इस चयन में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों का सामना होगा। यह वैश्विक मंच पर भारतीय पैरा एथलीटों की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है। यह घटना भारतीय खेल के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। योगासन सिक्योर स्पोर्ट्स एट डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इन 2026 एशियन गेम्स। तो जो योगासन है, 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे, कहां पर कंडक्ट होंगे 2026 के एशियन गेम्स,
जापान में कंडक्ट होंगे। तो जापान होस्ट कर रहा है 2026 के एशियन गेम्स को, तो उसमें योगासन को भी आधारिक रूप से खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। यह निर्णय योग की एक प्रतिस्पर्धी एथलीट अनुशासन के रूप में मान्यता देने में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है और पारंपरिक भारतीय खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्व को रोजगार करता है या उजागर करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। सो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज 2024 सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर। सो बेसिकली क्लीन एयर, पोल्यूशन, जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए, लोगों के बारे में महत्वता दिखाना, बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 2024 की थीम क्या है? 2024 के लिए थीम है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। तो अभी स्वच्छ वायु में निवेश करें। तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी और इसको पहली बार इसका पालन 2020 में किया गया था। 2020 में पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दौरान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शहर को प्रदान किए गए। तो एनसीएपी के तहत जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज है, उनके तहत जो बेस्ट परफॉर्म जिसने किया उनको क्या प्रोवाइड किया गया? बेसिकली ये प्रोग्राम के थ्रू उन्हें प्रोवाइड किया गया है या उन्हें बेस्ट सिटी के अवार्ड दिए गए स्वच्छता के मामले में। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डे, फर्स्ट एवर यूएन वर्ल्ड डुचीन अवेयरनेस डे 7 सितंबर 2024। क्लियर? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस 7 सितंबर 2024 को ड्यूचेन और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बेसिकली बताया गया। ये एक तरह की बीमारी होती है। 2024 के WDAD का विश्व ड्यूचेन के लिए अपनी आवाज उठाए हैं। WDAD को पहली बार 2014 में देखा गया था, जिसे वर्ल्ड ड्यूचेन ऑर्गेनाइजेशन की एलिजाबेथ व्यूमर निकोलेटा मीडिया द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 से 7 सितंबर को विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से नामांकित किया है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉर्पोरेशन, 2024 से हम पुलिस सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें जो पुलिस है, जो आर्म फोर्सेस हैं या फिर जो पुलिस है, स्पेशल टास्क फोर्सेस हैं, उनको इसमें बेसिकली ऑनर किया जाता है या उनको ऑनर करने के लिए उनकी ब्रेवरी के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 की अगर मैं थीम की बात करूं तो 2024 की थीम है पुलिस की ईमानदारी, जवाबदेही और निगरानी, पुलिस इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। Raja Randir Singh became first Indian OCA president, Olympic Council of Asia। तो 4 साल के लिए 2024 से 2028 के लिए राजा रणधीर सिंह को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो इनको जो 44 जनरल असेंबली हुई थी दिल्ली में, वहां पर इन्हें अपॉइंट किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया एंड लीडर फ्रॉम 45 एशियन नेशंस। तो मनसुख मंडाविया और 45 एशियाई देशों के नेताओं के सामने या उपस्थिति में इन्हें प्रेसिडेंट चुना गया। रणधीर सिंह एक पूर्व भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने कई ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई पदक भी जीते हैं। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य सहित विभिन्न खेल प्रशासनिक भूमिकाओं में भी सेवा की है। क्लियर? नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट न्यूज। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बेसिकली एक रिपोर्ट जारी की है। तेलंगाना, तमिलनाडु टॉप इन GSDP ग्रोथ अमंग 10 लार्जेस्ट स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024। GSDP मींस ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सो तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक तेजी से वृद्धि की है। तेलंगाना ने 9.2% की GSDP वृद्धि देखी, जो 7.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और भारत की 8.2 GDP वृद्धि को पार कर गई है। तमिलनाडु की GSDP 8.2 बढ़कर 15.7 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि राजस्थान ने अपनी GSDP में 8% की वृद्धि दर्ज कराई है। तो 3 स्टेट्स हैं बड़े स्टेट्स में, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तमिलनाडु, तेलंगाना और राजस्थान ने बेसिकली इसमें जीत हासिल की है।
नेक्स्ट इज सुंदर पिचाई, अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर अमंग इंडियाज ऑन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 लिस्ट। तो टाइम मैगजीन ने टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन एआई 2024 की सूची जारी की है, जिसमें प्रभावशाली भारतीयों में सुंदर पिचाई, अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर शामिल है। यह सूची का दूसरा संस्करण है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र को आकार देने वाले 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को मान्यता देता है। प्रभावशाली लोगों की सूची में नेताओं, नवप्रवर्तकों को आकार देने वाले और विचारों में वर्गीकृत किया जाता है। टाइम मैगजीन, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट इज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बनकर उभरा। तो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन मार्केट कौन सी बन गई है? इंडिया बन गई है। तो काउंटर पॉइंट रिसर्च ने रिपोर्ट किया कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 5G स्मार्टफोनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। यह विकास भारत की तेज से हो रही तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। देश भर में उच्च गति कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग इस बदलाव का एक प्रमुख कारण है। यह मील का पत्थर वैश्विक दूरसंचार उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने दो इंटरनेशनल न्यूज देखी। हमने देखा अल्जीरिया ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया है, और मीगो और आईएसए ने सोलर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक मल्टी डॉलर ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। देन वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज। हमने कुछ राष्ट्रीय समाचार समझे, जिसमें हमने एमओपीआर और यूनिसेफ का टाइप देखा, और उसके साथ साथ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 को डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज। कुछ राज्य समाचार हमने डिस्कस किए, जिसमें जल संचय जल भागीदारी पहल की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से की। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव का पहला संस्करण दिल्ली में वर्चुअली इनॉग्रेट किया, और उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। फिर हमने कुछ बैंकिंग और वित्त समाचार देखे, जिसमें हमने डीआईसीजीसी देखा, एचडीबीएफसी और एनपीसीआई के ई केवाईसी सेतु सिस्टम को डिस्कस किया। उसके साथ साथ पेमेंट ने एनबीबीएल के साथ साझेदारी में बीबीपीएस B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। देन हमने बैंकिंग और वित्त समाचार में देखा, वित्त मंत्रालय जीआईसीआरई में 6.78% हिस्सेदारी 4700 करोड़ रुपए में बेचेंगे। डिफेंस में हमने भारत का युद्ध अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास, युद्ध अभ्यास देखा, जो राजस्थान में कंडक्ट होगा। फिर हमने कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की, जिसमें हमने मेती ने स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए समृद्धि के दूसरे समूह इसरो अपना अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का पहला बेस मॉड्यूल 2028 तक लागू करेगा, और बेसिकली एआईसीटी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश होगा हैदराबाद में। खेल समाचार से हमने यूएस ओपन के विनर्स की लिस्ट देखी, उसके साथ हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल ध्वज समारोह पैरा ओलंपिक समापन समारोह के ध्वजवाहक होंगे, और योगासन को 2026 के एशियाई खेलों में भी शामिल कर लिया गया। कुछ हमने इंपॉर्टेंट डेज से न्यूज देखी, जिसमें हमने नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखा, और संयुक्त राष्ट्र का पहला ड्यूचेन जागरूकता दिवस, और सेकेंड व अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी 7 सितंबर को। नियुक्तियों से राजा रणजीत सिंह बने पहले भारतीय ओसी अध्यक्ष, और रैंक एंड रिपोर्ट से FY24 में 10 सबसे बड़े राज्यों में तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने टॉप किया है। वहीं हमने सुंदर पिचाई, अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर सहित टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की एआई 2024 की सूची देखी, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना। क्लियर? ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन।